प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 2 दिनों से हम प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक उपन्यास को सुनते आ रहे हैं। महाराज विक्रम सिंह विक्रमादित्य की तरह अपने आप को प्रजावत्सल नरेश बनने के लिए तैयार करने जा रहे हैं और उनके पद चिन्हों के अनुरूप चलते हुए अपने आप के जीवन को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और सचमुच में वे काफी कामयाब भी हुए। एक रात पहले श्रेष्ठियों की विधियों में वेश बदलकर किसान का रूप धारण कर वे 3 श्रेष्ठियों की पुत्रियां, जो कि जिनका घर एक दूसरे से संलग्न था, रसीली, कंचना और प्रीति, इन तीनों की बातों का रसास्वादन दूसरे पेड़ के पीछे छुपकर ले रहे थे। पहले ही आचार्य की पुत्री कामिनी के बारे में देखकर और सुनकर उनको नारियों से घृणा सी हो गई थी। तीनों दोस्तों को, अर्थात विक्रम सिंह को, शारदा दत्त को और विद्यासागर को, जो कि अभी मंत्री थे और राजपुरोहित थे, विक्रम सिंह जी के साथ साथ इन दोनों दोस्तों के मन मस्तिष्क में भी नारी के प्रति आदर और सम्मान की भावना समाप्त हो चुकी थी। पर इन्होंने सिक्के का एक ही पहलू देखा था। नारी के जो आत्मिक गुण होते हैं, नारी में जो वात्सल्यता होती है, नारी में जो प्रेम होता है, नारी में जो समर्पण होता है, इन आत्मिक गुणों को इन्होंने दूर दूर तक देखा भी नहीं था और ना ही सुना था। फलस्वरूप इनके मन मस्तिष्क के अंदर यही घुस गया था कि नारी अच्छी नहीं होती है, नारी नरक का द्वार है। दोस्तों, कैसी विडंबना है ना। इसीलिए कहा गया है कि आप कोई भी निर्णय लेने के पहले भली भांति से मन में सोचो, विचार करो, चिंतन करो और उसके बाद में निर्णय करो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है। यथार्थता की कसौटी के ऊपर जब तक हम अपने आप को कसते नहीं है, अपने विचारों को कसते नहीं है, तब तक कोई भी निर्णय लेना मूर्खतापूर्ण होता है। दोस्तों, इसीलिए किसी ने कहा है, अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोदी में पलता है। दोस्तों, आज पुरुष नर जो है ना, नारायण बनने की स्थिति में कब आता है? नारी नर की खान, नर को पैदा करने वाली नारी है, उसका सम्मान करो। दोस्तों, जो स्त्री का अपमान करता है ना, वो माँ का अपमान करता है, और जो माँ का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है, समझ लीजिए उसका पतन सुनिश्चित है। इसलिए कभी भी नारी का अपमान मत करो, उसका सम्मान करो। दोस्तों, महाराज विक्रम सिंह छुप छुप कर उन तीनों की वार्तालाप सुन रहे थे। एक रसीली जो है, वो पुरोहित के सपने देख रही थी कि मेरा वर ऐसा हो जहां पर मुझे हमेशा मिष्टान्न खाने को मिले। कंचना महामंत्री का स्वप्न देख रही थी, जो कि विद्या का भंडार है, विद्या का सागर है साक्षात। और प्रीति, जो कि सबसे कम बोलती थी पर अत्यंत विचक्षणा थी, सूझबूझ उसके अंदर जबरदस्त थी, वो स्वयं विक्रम सिंह का सपना देख रही थी, अर्थात राजा की रानी बनने का सपना देख रही थी। कहने लगी कि सहेलियों, अभी हम चलते हैं, क्योंकि रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत होने में आया है
और इतनी देर तक बाहर बैठे रहना अच्छा नहीं है। हम कुलवान घरों की लड़कियां हैं। महाराज विक्रम सिंह जाने ही वाले थे कि जैसे ही प्रीति की यह बात उनके कानों में सुनी, फिर से उनके पैर स्तब्ध हो गए और वापस आके पेड़ के पीछे तटस्थ होकर सुनने लगे। क्योंकि प्रीति बहुत कम बोलती थी, पर जो बोलती थी नपे तुले शब्दों के अंदर बोलती थी। दोस्तों, भगवान ने जो जिह्वा दी है ना, इसीलिए दी है कि हम इससे अच्छे वचनों को बोले। किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे तीक्ष्ण बाण हम नहीं छोड़े। क्योंकि दोस्तों, तलवार का घाव, छुरी का घाव भर सकता है, भर जाता है, पर हृदय पर लगे हुए वचनों के जो घाव होते हैं ना, वो कभी भी भरते नहीं है। वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। द्रौपदी ने इतना ही सा कहा था ना, अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। बस बात चुप गई, जबकि बात सही थी। महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, पर जब उन्होंने अपने भवन की संरचना इस तरह से की थी पांडु पुत्रों ने कि जहां पर पानी है वहां पर सूखा नजर आता था, और जहां सूखा है वहां पर पानी नजर आता था। तो जहां पर सूखा था, अपनी धोती ऊपर करते हुए चलने लगा, कहीं मेरी धोती पानी में भीग ना जाए। और गवाक्ष में बैठी हुई द्रौपदी हंस पड़ी, और हंसते उसने व्यंग कसा, अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। बस बात यहां चुक गई। परिणाम महाभारत। महाभारत घटित हो गया। कहने का अभिप्राय दोस्तों, प्रीति जो थी अच्छे वचनों को बोलने वाली थी, महाराज विक्रम सिंह की तरह ही। किसी के हृदय को आघात पहुंचे, किसी के दिल को चोट पहुंचे, ऐसे वचन उसके मुंह से कभी नहीं निकलते थे। उसने कहा दोनों सहेलियों से, रसीली और कंचना से, कि बहनों अभी हम चलते हैं, क्योंकि हम मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों में से है, लड़कियों में से है। तुम जानती हो ना रसीली, तुम्हारे 3 घरों को छोड़ के ही सरला किस तरह से अपने दोस्त के साथ भाग गई, कितनी थू-थू हुई, उनके माँ बाप की कितनी नगर के अंदर बेइज्जती हो गई। यहां तक कि उनके घर अभी कोई भी सृष्टि जाने से कतराता है। उन्होंने समाज से उनका बहिष्कृत कर दिया। हम अपनी मर्यादा को जानते हैं, हम अपनी मर्यादा को पहचानते हैं, और सचमुच में दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य, अपनी मर्यादा को पहचान लेना, शायद बड़े से बड़ा संघर्ष, बड़े से बड़ा संकट नहीं आ सकता। और मर्यादा जिसने भी छोड़ी है, संकटों का सामना तो करना ही पड़ा है, तकलीफ तो हुई है, अनर्थ तो हुआ ही है। उदाहरण के तौर पर सती सीता, लक्ष्मण रेखा निकाल के गए, लक्ष्मण रेखा, और कहा कि मां मैं जा रहा हूं आपके अत्याग्रह के कारण से भैया को देखने, जबकि मैं जानता हूं भैया को कोई संसार की ताकत नहीं है जो कुछ अनिष्ट पहुंचा सके। पर तुमने भैया की वाणी को सुनकर कि हे लक्ष्मण जल्दी आओ मुझे बचाओ, भैया ऐसा कभी नहीं बोल सकते, ये किसी की माया है। फिर भी मैं ये रेखा निकाल के जा रहा हूं, आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना, इस मर्यादा को छोड़ना मत, इसी के भीतर रहना। पर क्या हुआ परिणाम? रावण आया, जैसे उसने उस रेखा के भीतर जाने का प्रयास किया, एक पैर रखा ही था कि धधकती ज्वालाएं उद्भूत होती। समझ गया यहां पे इस रेखा का उल्लंघन करना मुश्किल काम है, भस्म हो जाऊंगा। उसने सीता को ही भिक्षा देने के लिए बाहर बुलाया, और परिणाम क्या हुआ? मर्यादा टूटते ही सीता का अपहरण हो गया। दोस्तों, 5 इंद्रियां होती है, जैसे श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, इसी तरह से 6 जीवनिकाएं होते हैं। इसी के अंदर संसार के जीव भ्रमण करते रहते हैं। उसमें पृथ्वी काय, अप काय,
तेऊकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। पहले इन 5 कायों को, जो कि एक इंद्रिय है जिनको पृथ्वी, पानी, तेज मतलब आग, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो हम पंचतत्व कहते हैं ना, वही कह रहा हूं। ये भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, ये भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। सपोज 1 सेकंड के लिए भी पृथ्वी यदि जो स्थिर है, 1 सेकंड के लिए यदि अपनी मर्यादा छोड़ दे, स्थिरता छोड़ दे, क्या होगा? परिणाम भूकंप आएगा। और भूकंप कितना खतरनाक होता है दोस्तों, हम जानते हैं। सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिख रही ना, धराशायी हो जाएंगे। पृथ्वी, उसका भी अपनी मर्यादा में रहना ही सही है। अप अर्थात पानी, जल, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। कितनी हजारों हजार नदियां बह बह कर समुद्र में चली जाती है, पर समुद्र अपना सीमा का उल्लंघन कभी भी नहीं करता है। यदि समुद्र ने अपनी सीमा लांघ दी, अपनी मर्यादा छोड़ दी, परिणाम क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएंगी। इसलिए उसका मर्यादा में रहना ही सही है, और वो मर्यादा में ही रहता है। तीसरा है वायु, हवा। यदि हवा जिस तरह से अभी मंद मंद बह रही है, हमारे शरीर को वो सुकून देती है, ऐसी ही ठीक है। यदि हवा ने अपना रुख बदल दिया, अपनी मर्यादा छोड़ दी, क्या होगा? परिणाम वही होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी होते हुए नजर आ जाते हैं हमें। पत्रे, छप्पर उड़न खटोले की तरह उड़ते हुए नजर आने लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए हवा का भी मर्यादा में रहना। ये एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय, जिनको एक ही इंद्रिय है दोस्तों। इस तरह से यदि समस्त इंद्रियां, मनुष्य, संसार, कायनात के अंदर जितने लोग हैं, अपनी अपनी मर्यादा पहचान लेना, अपना कर्तव्य पहचान लेना, तो शायद अनर्थ होवे ही नहीं। अनर्थ तभी होता है जब कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है। प्रीति सुना रही थी, प्रीति की इन रसीली बातों को, रसीली बड़ी ध्यान देकर सुन रही थी। वो बोल रही थी, रसीली तो मैं हूं, आज प्रीति कैसे बन गई? पर प्रीति जब भी बोलती थी तो तोल के बोलती थी, और उसके वचन अक्षरशः सत्य होते थे। महाराज के कान भी तृप्त हो गए। नारी का ऐसा रूप उन्होंने देखा ही नहीं था। मन के अंदर जो भ्रांतियां थी, जो भ्रमणा थी, कामिनी की वजह से धीरे 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 समाप्त हो गई। प्रीति ने आगे कहा कि बहनों चलो, अब काफी देर हो चुकी है, अब हम चलते हैं। और तीनों हंसी मजाक करती हुई, बतलाती हुई अपने अपने घरों में प्रविष्ट हो गई। तीनों का घर एक दूसरे से संलग्न था। महाराज विक्रम सिंह सोचने लगे कि यहां कुछ निशान कर देना चाहिए, और उन्होंने तीनों के घर देख लिया। प्रीति का घर कौन सा है, रसीली का कौन सा है और कंचना का कौन सा है। तीनों के घर के बाहर स्वास्तिक का निशान कर दिया। महाराज द्वितीय प्रहर में अपने राजभवन पहुंचे। राजभवन में पहुंचने के बाद वही बातें उनको याद आ रही है। स्मृति पटल पर रसीली, कंचना और प्रीति के ही वे शब्द गुंजरित होते चले जा रहे हैं, और चलचित्र के भांति एक एक दृश्य, एक एक का बोलना उनके आंखों के सामने सजग होता चला जा रहा है। सोचते सोचते नारी के इस अद्वितीय रूप को सुनकर थोड़े गदगद भी हुए। मन के अंदर प्रेम का अंकुर अंकुरित भी हो गया, क्योंकि प्रीति उनको चाहती थी। रसीली और कंचना पुरोहित जी और मंत्री जी को चाहती थी। प्रातःकाल आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर महाराज विक्रम सिंह ने सबसे पहले पुरोहित जी और मंत्री जी को बुलाया।
जैसे ही शारदा दत्त और विद्यासागर महाराज के कक्ष में पहुंचे, महाराज ने रात्रि की संपूर्ण घटना अपने दोनों दोस्तों को बता दी। अब वे दोस्त ही तो थे। जब वे मिलते थे तो महाराज विक्रम सिंह ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा पुरोहित है और ये मेरा मंत्री है, कभी नहीं। उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी। जब तीनों ने विचार विनिमय किया, क्या राय है, क्या हमें विवाहबद्ध होना चाहिए? किस तरह से अब दोनों मित्र कहेंगे, एक दूसरे के विचारों से सहमत होंगे, महाराज विवाह का प्रस्ताव किस तरह से भेजेंगे, यह तो सुनने के पश्चात पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहूँगा कि नारी के वास्तविक रूप को समझकर दोस्तों उसका कभी भी अपमान मत करो। नारी अद्वितीय होती है। नारी के अंदर वो पावर होता है, वो कुछ भी कर सकती है। कायनात को स्वर्ग के अंदर परिणीत करने वाली यदि कोई है तो वो नारी ही है। उसके इस रूप को भी पहचानने की कोशिश करो। नारी का सम्मान करो। घर के अंदर माँ, बहन, बेटियों का आदर करो। हम तो अपनी बेटियों को अपने पैर भी नहीं छूने देते, हम उल्टा उनका पैर छूते हैं, क्योंकि नारी का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, इस विषय में फिर कभी मैं कहूँगा आपके सामने, और आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में ही बेल का आइकॉन जो है उसे दबाइए, और वहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन ऑल, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ये कहानी अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा ज्ञात हो जाता है, और आप आगे के इस एपिसोड को सुनने के लिए हमेशा जो उद्यत रहते हो, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल फिर इसी समय में। प्रणाम।